जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की अच्छी तरीक़े से तैयारी कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों इससे पहले हमने पुर्तगाल के बारे में पढ़ लिया था कि किस तरीके से पुर्तगाल भारत में आए थे और क्या-क्या खेती यहाँ पर शुरू की थी। उसके बाद की बात करते हैं दोस्तों 1661 में 1661 में पुर्तगालियों ने पुर्तगाली राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी ब्रिटिश के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होती है और इस विवाह में दोस्तों इस शादी में पुर्तगाल दहेज में मुंबई देते हैं। पुर्तगाल जो थे दोस्तों ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मुंबई देते हैं, जो कि बाद में जो चार्ल्स द्वितीय थे, इन्होंने इस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा कि आप हमको 10 पाउंड प्रति वर्ष भेजते रहना। 10 पाउंड में दोस्तों इन्होंने चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई दे दी थी। आज के टाइम पर हम बात करते हैं 10 पाउंड 1037 रुपये बन जाते हैं। लगभग 1050 लगभग में बन जाएंगे। इसके बाद इससे पहले की बात करते हैं 1659 में दोस्तों श्रीलंका को डचों ने छीन लिया था। इसके बाद भारत में डचों का आगमन हो जाता है। भारत में दोस्तों डचों का आगमन हो जाता है। डचों में सबसे जो पहला यात्री था डच यात्री था जिसका नाम था कॉर्नेलियस द हाउटमैन। वह 1596 में भारत में आता है और डचों की जो पहली कंपनी बनती है डचों की कंपनी 1602 में कंपनी स्टार्ट होती है और इनकी डचों की पहली फैक्ट्री जो बनी थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली गई थी, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। और दूसरी फैक्ट्री खोली गई थी 1610 में पुलिकट में केरल में खोली गई थी। ये पहली फैक्ट्री और दूसरी फैक्ट्री इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट जो तीसरी फैक्ट्री 1616 में सूरत में खोली गई थी और चौथी फैक्ट्री 1645 में कराईकल में खोली गई थी, जो कि माय पांडिचेरी का अभी का क्षेत्र कराईकल कहलाता है। जो डच भारत में आए थे इनका जो पतन हुआ था वो बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था कलकत्ता में। इसमें जो अंग्रेज थे अंग्रेज डचों को बुरी तरीके से हराते हैं और जिसकी वजह से डचों का इस बेदरा के युद्ध के बाद बहुत बुरी तरीके से पतन होता है, यहाँ से चले जाते हैं डच लोग। इसके बाद भारत में जो आगमन होता है वो अंग्रेजों का होता है। जब अंग्रेजों की बात करते हैं तो आपको थोड़ा बता देता हूँ। यह हमारा वर्ल्ड का यानी कि अर्थ है और दोस्तों यहाँ पर हमारा भारत है और इस जगह पर यूरोप है। अगर इसको हम दिशा के अकॉर्डिंग इसको रूपांतरित करते हैं तो कह सकते हैं ये दोस्तों यूरोप के पूर्व में स्थित है हमारा भारत। यूरोप के पूर्व में स्थित है हमारा भारत, यानी कि दोस्तों ईस्ट में स्थित है हमारा इंडिया। तो जब यूरोप से जो व्यापार करने के लिए जिन व्यक्तियों को भेजा जाता था, व्यापार के लिए जिन व्यक्तियों को भेजा जाता था पूर्वी देशों में, उनके लिए एक कंपनी बनाई गई थी। दोस्तों यूरोप से जो व्यक्ति आते थे पूर्वी देशों में व्यापार के लिए, उनके लिए एक कंपनी बनाई गई थी जिसको कहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देख सकते हो ई फॉर ईस्ट एंड आई फॉर इंडिया, सी फॉर कंपनी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत होती है। यूरोप से जो व्यापारी पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए आते थे उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, जो कि 1600 में हुई थी और ये टाइम था अकबर का। इस टाइम पर दोस्तों मैंने बताया था 1558 से लेकर और 1605 में जब अकबर की मृत्यु होती है तो इसी के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है और ब्रिटेन से अंग्रेज भी आते हैं।
जो एक ब्रिटेन की महारानी थी जिनका नाम था, ब्रिटेन की जो महारानी थी उनका नाम था एलिजाबेथ। एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। चार्टर का मतलब होता है घोषणा पत्र। इसमें कहा गया था कि आप 15 वर्षों तक बाहर ईस्ट जो पूर्वी देश है वहाँ पर जाकर व्यापार कर सकते हो, मात्र 15 वर्षों तक। इसके बाद बात बात करते हैं 1615 में इसी ब्रिटेन में एक स्टुअर्ट वंश स्टार्ट हुआ था। 1615 में स्टुअर्ट स्टुअर्ट वंश स्थापित हुआ था। इसके एक राजकुमार थे जेम्स प्रथम। दोस्तों जेम्स प्रथम ने इन ईस्ट इंडिया कंपनी वालों से कहा कि आप अनिश्चित काल तक व्यापार कर सकते हो, बस शर्त ये है कि आपको हमको टैक्स भेजना पड़ेगा। आप हमको जब तक टैक्स देते रहोगे तब तक आप कहीं पर भी किसी भी तरीका से व्यापार कर सकते हो। तो इस तरीके से जेम्स प्रथम ने ये अनिश्चित काल कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, कहीं पे भी व्यापार कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चरों में बताया भी था कि अंग्रेज किस तरीके से भारत में आए थे। वो मैं आपको बता देता हूँ एक लिंक पेज पर। दोस्तों जब बात करते हैं 1608 की, 1608 में एक अंग्रेज था जिसका नाम था हॉकिंस। हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। जो कि दोस्तों यह 1608 में सूरत में आया था। सबसे पहले सूरत में आया था, जहांगीर के दरबार में यह 1609 में पहुंचा था। लेकिन उस टाइम पर जहांगीर जो था जो पुर्तगाली थे इनका सपोर्ट करता था, इसलिए हॉकिंस को व्यापार के लिए अनुमति नहीं मिल पाई थी। इस प्रकार यह 1611 में चला जाता है हॉकिंस। फिर इसके बाद 1611 में एक अंग्रेज आता है जिसका नाम था दोस्तों जिसका नाम था मिडलटन। क्या नाम था? जिसका नाम था मिडलटन। मिडलटन आता है यह भारत में जब आता है दोस्तों ये सवाली वार का युद्ध करता है। सवाली वार के युद्ध में यह पुर्तगालियों को बुरी तरीका से हराता है। तो दोस्तों यहाँ पर जब 1611 में मिडलटन एक अंग्रेज जो कि सवाली वार के युद्ध में पुर्तगालियों को बुरी तरीका से हरा देता है, तो जहांगीर सोचता था कि ये पुर्तगालियों को बहुत शक्तिशाली समझता था। लेकिन जब ये मिडलटन पुर्तगालियों को हरा देता है तो जहांगीर दोस्तों इसको मिडलटन जब जीत जाता है तो इसके लिए दोस्तों जहांगीर 1611 में एक नई अस्थायी फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति दे देता है। जहांगीर ने 1611 में मसूलीपट्टनम जो कि दोस्तों आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वहाँ पर एक अस्थायी तरीके से फैक्ट्री खोलने के लिए अनुमति दे दी थी। फिर उसके बाद 1613 में सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री खोल देते हैं। 1611 में अस्थायी रूप से थी और 1615 में सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री खोल लेते हैं। फिर इसके बाद 1615 में ये दोस्तों 13 में खोलते हैं, 1613 में सूरत में स्थायी रूप से फैक्ट्री खोलते हैं। 1615 में एक टॉमस रो नाम का एक अंग्रेज आया था जहांगीर के दरबार में। टॉमस रो जब भारत में आया जहांगीर के दरबार में, तो इसको जेम्स प्रथम ने पहली बार तो इसको जेम्स प्रथम ने भेजा था, जो कि ये कामयाब भी रहा था। ये टॉमस रो कामयाब भी रहा था व्यापार के लिए आदेश लेने में। व्यापार करने जो व्यापार के लिए आया था उसका आदेश लेने में ये कामयाब रहा था टॉमस रो। तो दोस्तों जब इन्होंने अपनी अंग्रेजों ने जो कोठी खोली थी, फैक्ट्री खोली थी, वो बालासोर में खोली थी, जो कि उड़ीसा में स्थित है। यहाँ से मुगलों को बहुत अच्छी तरीका से टैक्स जाया करता था, बढ़िया तरीका से टैक्स जाया करता था। लेकिन एक मुगल शासक बाद में आता है 1700, जिसका शासन में मैं आपको जिसका नाम था फर्रुखसियर। दोस्तों फर्रुखसियर जब आता है शासन में मुगल साम्राज्य का एक शासक होता है,
यह एक 1717 में 1717 में दोस्तों एक दस्तक जारी कर देता है जिसको जिसको बोला जाता था कर मुक्त कर मुक्त, जिसको दोस्तों बोलते थे टैक्स फ्री व्यापार, यानी कि ये टैक्स फ्री व्यापार करने की ये अनुमति दे देता है। इसका एक रीजन था दोस्तों, इस टाइम पर जब एक फर्रुखियत के टाइम पर एक शिष्टमंडल अंग्रेजों का आया था, उसमें एक जिसका अध्यक्ष था शेरमन था। वो उन इसी शिष्टमंडल में एक डॉक्टर था हैमिल्टन इसका इलाज करता है, जो कि उस टाइम पर इसके कमर में फोड़ा निकला हुआ था, उसकी सूजन थी, उसको ठीक करता है हैमिल्टन। उसी की खुशी में अंग्रेजों को एक दस्तक की घोषणा घोषणा करता था। दस्तक का मतलब होता है कर मुक्त व्यापार करना, कर मुक्त व्यापार करना, इसी को बोलते हैं आप टैक्स फ्री व्यापार बोल सकते हो। टैक्स फ्री व्यापार आप कर सकते हो। इसने फर्रुखियत ने ही 10,000 में दोस्तों, सिर्फ 10,000 में इसने आपका एक स्थान है सूरत को टैक्स फ्री कर दिया। यहाँ पर आप व्यापार कर सकते हो, कोई टैक्स नहीं दोगे, बस आपको 10,000 प्रति वर्ष रुपए देने हैं। इसी तरीके से इसने 3,000 में बिहार और बंगाल और उड़ीसा को दे दिया। यहाँ पे भी टैक्स फ्री कर दिया। 3,000 में आप बंगाल और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। 3,000 आप मुझे दे दो, 3,000 रुपये में ये इसको भी टैक्स फ्री कर देता है और सूरत को 10,000 रुपये में टैक्स फ्री कर देता है। और इसी का मेन चीज इसी का दस्तक की वजह से एक युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसका नाम था प्लासी का और बक्सर का युद्ध। इससे पहले मैं ये पॉइंट बता देता हूँ, 1717 में फर्रुखियत ने एक दस्तक बताया था आपको दोस्तों मैंने, जिसे बोलना कर मुक्त व्यापार के आदेश जारी करना। तो एक दस्तक जारी करता है और इसी के समय एक शिष्टमंडल आया था जिसका अध्यक्ष था सोलोमन, और इसी शिष्टमंडल में एक डॉक्टर था हैमिल्टन जो कि इसका इलाज करता है। और इसी दस्तक के कारण ही प्लासी और बक्सर का युद्ध हुआ था। जब हम दोस्तों प्लासी का युद्ध की बात करते हैं, तो प्लासी का जो युद्ध था यह हुआ था आपका 23 जून 1757, जिसमें से दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था, और दूसरी तरफ एक बंगाल का नवाब था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। इन दोनों में यहाँ पर युद्ध हुआ था, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज जीतते थे। और दूसरा जो युद्ध हुआ था बक्सर का युद्ध दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ जो थे एक मीर कासिम थे। मीर कासिम आपके बंगाल के नवाब थे उस टाइम पर, और दूसरे दोस्तों शुजाउद्दौला, ये सिराजुद्दौला था, और ये शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे। ये बंगाल के नवाब, ये अवध के नवाब। और तीसरा था शाह आलम दुती। शाह आलम दुती दोस्तों मुगल साम्राज्य का शासक था उस टाइम पर, मुगल शासक था ये। तो इन तीनों को बुरी तरीका से हराता है हेक्टर मुनरो। तो ये दो जो युद्ध हुए थे दोस्तों एक दस्तक की वजह से हुए थे। एक दस्तक जो कि जहांगीर ने वो फर्रुखियत ने जारी किया था, जो टैक्स फ्री था, यानी कि जो कर मुक्त व्यापार का आदेश एक था। इसी वजह से ये प्लासी और बक्सर के दोनों युद्ध हुए थे। इससे फ्रांसीसी कंपनियों की स्थापना होने से पहले दोस्तों एक कंपनी और आई थी जिसका नाम था डेनिस। ये जो नेक्स्ट पॉइंट जब हम पढ़ेंगे ये फ्रांसीसी कंपनी, इससे पहले एक पॉइंट आपको बता देता हूँ, एक डेनिस कंपनी थी जो कि डेनमार्क से ये लोग आए थे। सबसे पहले 1616 में ये भारत में आए थे। 1616 में भारत में आए थे। इन्होंने पहली फैक्ट्री जो अपनी खोली थी 1620 में दोस्तों अपनी पहली फैक्ट्री खोली थी, जो कि ट्रैंकोबार में खोली थी। ट्रैंकोबार कहाँ पर है आपका? तमिलनाडु में। ट्रैंकोबार में अपनी पहली फैक्ट्री खोली तमिलनाडु में जो की है, और बाद में ये सेकंड भी फैक्ट्री खोलते हैं 1600। दूसरी जो फैक्ट्री खोली थी 1676 में, यानी कि 1676। 1676 में ये दूसरी अपनी फैक्ट्री खोलते हैं जो कि दोस्तों
सेरामपोर में खोली गई थी। इसके डेनमार्क के बाद दोस्तों फ्रांसीसी लोग आए थे भारत में। यहाँ पर आगमन हो जाता है फ्रांसीसी लोगों का। जब फ्रांसीसी भारत में आए थे तो दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना हुई थी 1664 में फ्रैंकोइस कैरो ने इसकी स्थापना की थी। और यह भारत में जो फ्रांसीसी लोग आए थे 1668 में आए थे। दोस्तों 1668 में आने से पहले इन लोगों ने फ्रांस में ही 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कर दी थी। आप ये मत सोचना कि पहले ही यहाँ पर ये आए इतनी लेट और स्थापना इतनी साल पहले कैसे हो गई। ये लोग इन लोगों ने जो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की थी वो फ्रांस में ही की थी। जो कब की थी 1664 में। और आए कब थे 1668 में भारत में ये लोग आए थे। दोस्तों इसके बाद जब बात करते हैं हम कर्नाटक, इस टाइम पर दोस्तों फ्रांसी और ईस्ट इंडिया कंपनी की एक दबदबा हो गया था यहाँ पर भारत में। इन लोगों के बीच में हर जगह लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। फ्रांस के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यहाँ पर लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो दोस्तों जो लड़ाइयाँ स्टार्ट हुई उनमें से पहला जो युद्ध हुआ था वो कर्नाटक का युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक का युद्ध था। तो दोस्तों इस कर्नाटक युद्ध के बारे में आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा यहाँ पर। जो कर्नाटक था उस टाइम पर यहाँ इसकी राजधानी जो थी वो अर्काट थी। क्या थी? अर्काट थी। और कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन थे। और यहाँ पर दोस्तों इस जगह पर इस टाइम पर फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ बहुत बढ़ चुकी थी और ये लोग अपनी आपस में लड़ाइयाँ कर रहे थे स्टार्टिंग में। तो जो फ्रांस के जो फ्रांसीसी कंपनी थी दोस्तों इनका जो भारत में हेडक्वार्टर था, भारत में फ्रांसीसी कंपनी का हेडक्वार्टर था आपका पांडिचेरी। कहाँ था? पांडिचेरी था। और ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी इसका हेडक्वार्टर था मद्रास। और इस टाइम पर इसका जो गवर्नर था वो मॉर्स था। कौन था? मॉर्स। मद्रास कंपनी का ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर मद्रास में था जिसका गवर्नर मॉर्स था। दोस्तों मॉर्स लिखा है, मॉर्स। और आपको बता देता हूँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी यह एक प्राइवेट कंपनी थी। और ये जो फ्रांसीसी जो कंपनी थी ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी। आप दोस्तों ये यहाँ पर अंतर देख सकते हो, ये फ्रांसीसी कंपनी है, ये आपकी गवर्नमेंट कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो कि प्राइवेट कंपनी थी। आपको यहाँ पर ये समझ में आया होगा दोस्तों कि फ्रांसीसियों का हेडक्वार्टर कहाँ था और पांडिचेरी का और वो ईस्ट इंडिया कंपनियों का हेडक्वार्टर कहाँ था। दोस्तों जब इनका जब यहाँ पर ये जो पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ था इसका युद्ध होने का कारण क्या था? जो ये 1740 से लेकर 1748 में यह युद्ध हुआ तो इसका जो कारण था वो ऑस्ट्रिया का युद्ध था। मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ ऑस्ट्रिया का युद्ध कैसा क्या था। ये हमारा ये पृथ्वी अर्थ है। यहाँ पर दोस्तों ये यूरोप था, ये भारत था। इस टाइम पर दोस्तों जो यूरोप में फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनियों का अलग अलग देशों में अपना अपना अलग अलग प्रभुत्व वर्चस्व स्थापित हो गया था। उसकी इन लोगों में दोस्तों लड़ाइयाँ चल रही थी। यहाँ पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, तो इनके इन देशों में अलग अलग देशों में लड़ाइयाँ चल रही थी। तो यहीं पर यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऑस्ट्रिया में भी फ्रांस और ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ युद्ध हो गया। आप लोग समझते हो कि जैसे कि अगर ये गांव है, इस गांव में 2 पर्सन रहते हैं और एक ये दूसरा गांव है। दोस्तों इसी गांव के ये दोनों सेम ये दोनों पर्सन हैं, इन्हीं के भाई बंधु इस दूसरे गांव में अगर रहते हैं, अगर यहाँ इन लोगों की आपस में झगड़ा हो जाता है, ये यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा अगर हो जाता है तो इसका प्रभाव यहाँ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये भी आपस में कहीं ना कहीं बोलना बंद कर देंगे। इन लोगों में ये झगड़ा समझेंगे कि ये हमारा शत्रु है, यानी लड़ाई झगड़ा आपस में समझेंगे।
तो ऐसे ही आप समझ सकते हो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस कंपनियां जो थी, यहाँ पर ऑस्ट्रिया में इन लोगों का युद्ध छिड़ा था, तो जो प्रभाव पड़ा था वो भारत में पड़ा था। तो इसलिए भारत में जो प्रभाव युद्ध हुआ था उसी को बोलते हैं पहला कर्नाटक का युद्ध हुआ था। इसका जो तत्कालीन कारण था, इसमें अंग्रेज एक था बर्नौड ने 2 फ्रेंच जलपोतों को अपने कब्जे में ले लिया था और वहां से जो सामान था उसको लूटने के बाद उसको फ्रेंच जलपोतों को जहाज को जला दिया था। तो इसी का मुआवजा लेने के लिए फ्रांसीसी लोग इनके अंग्रेजों के पास जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये अंग्रेज कुछ नहीं देते, कुछ देते नहीं तो फिर एक फ्रांस की गवर्नमेंट एक भारत में गवर्नर नियुक्त करके भेजती है, जिसको पांडिचेरी का गवर्नर, जो कि पांडिचेरी में गवर्नर बना था, जो कि दोस्तों 1741 में आया था, जिसका नाम था डुप्ले। डुप्ले भारत में पांडिचेरी का गवर्नर बन के आया था 1741 में, क्योंकि ये फ्रांसीसी गवर्नर था। और डुप्ले ने एक लॉर्ड था जो कि मॉरिशस का गवर्नर था, इसकी मदद से मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया। और आपको मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये हमारा साउथर्न पार्ट है, यहाँ मद्रास, मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी का आपको हेडक्वार्टर बताया था मद्रास, और यहाँ पांडिचेरी जो था ये आपका फ्रांसीसी जो था हेडक्वार्टर था। और दोस्तों इन दोनों पर जो ये दोनों पांडिचेरी और मद्रास जिसके अधीन थे वो थे आपके कर्नाटक के अधीन, और कर्नाटक का जो शासक था वो था अनवरुद्दीन दोस्तों यहाँ का शासक था। इसके दोनों ये अधीन थे, यहाँ से इसको टैक्स जाता था, पांडिचेरी से भी टैक्स जाता था, मद्रास से भी टैक्स जाता था। जब ये जो डुप्ले था इसको मद्रास को अपने अधीन कर लेता है, तो यहाँ पर डुप्ले यहाँ पर कर्नाटक में जाता है, तो इसको अनवरुद्दीन यहाँ पर अनवरुद्दीन को समझाता है कि आपको हम जो ये मद्रास से जो टैक्स जाता था इसका दोगुना आपको टैक्स देंगे। इस तरीके से अनवरुद्दीन यहाँ शांत हो जाते हैं, लेकिन ये डुप्ले जो होता है टैक्स भेजता नहीं है। टैक्स जब भेजता नहीं तो इसके लिए इसका जो अनवरुद्दीन का बेटा था यह युद्ध छेड़ देता है फ्रांसीसियों के खिलाफ। तो इस युद्ध को बोलते हैं सेंट टोमे का युद्ध। दोस्तों ये सेंट टोमे का जो युद्ध हुआ वो 1748 में हुआ, जो कि महफूज खान ने किया, जो कि अनवरुद्दीन का बेटा था। और फ्रांसीसियों का उस टाइम पे जो नेतृत्व कर रहा था वो पैराडाइज कर रहा था, जिसमें महफूज खान है ये बुरी तरीका से हारता है। इसी युद्ध के बाद दोस्तों कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था, इस युद्ध के बाद एक्सला सेपेल की संधि होती है। यह एक्सला सेपेल की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है और 1748 में युद्ध समाप्त हुआ था। इस युद्ध में इस संधि में ये डिसाइड किया गया कि इस युद्ध को समाप्त किया जाए, आपको जो चाहिए वो आप क्षेत्र ले सकते हो और हमको जो चाहिए हम ले सकते हैं। तो इस युद्ध में मद्रास का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों ने लिया, और एक लुईबर्ग है जो लुईबर्ग फ्रांस लोगों ने, फ्रांस सरकार ने लिया, गवर्नमेंट ने, और लुईबर्ग आपका अमेरिका में है। क्योंकि इन्होंने लुईबर्ग इसलिए लिया था क्योंकि अमेरिका में फ्रांसीसी लोगों का वर्चस्व अच्छी तरीके से स्थापित हो गया था, इसलिए इन्होंने लुईबर्ग लिया था। फिर दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ जो था। ये दूसरा कर्नाटक का युद्ध होने का एक मेन कारण था, यहाँ पर हैदराबाद की गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। ये दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था इसका कोई रीजन नहीं था, यहाँ पर हैदराबाद की गद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था। इसके लिए इसके जो बेटे और पोते थे अलग अलग कंपनियों के साथ चले गए थे। तो उन्होंने सोचा कि आपस में सोचा कि मैं इस कंपनी के साथ मिल जाऊंगा तो शायद मिल जाए हैदराबाद की गद्दी। तो दोस्तों जो हैदराबाद का निजाम था, निजाम उल मुल्क, और इसी को हम बोलते हैं आसफ जहां का कंप्लीट नाम है निजाम उल मुल्क आसफ जहां। इसका एक बेटा था नासिर और इसका पोता था मुजफ्फर जंग।
दोस्तों नासिर ने ईस्ट इंडिया नासिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जाके मिल जाता है, कहता है अगर हम जीत जाते हैं तो आपको मद्रास का क्षेत्र दे देंगे, जिससे आप आराम से व्यापार कर सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। इसी तरीके से मुजफ्फर जंग में भी फ्रांसीसियों को यह बात कहता है। लेकिन जब यह युद्ध होता है तो इसमें फ्रांसीसियों की जीत होती है। इस युद्ध में दूसरे कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसियों की जीत होती है, जो कि यह 1749 से लेकर 1754 तक यह युद्ध चला था। इसके बाद दोस्तों जब बात हम करते हैं आपका इसी के टाइम पर, दूसरा कर्नाटक के टाइम पर एक युद्ध और चल रहा था, कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक जो कर्नाटक था, कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए भी चल रहा था। इसी टाइम पर कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए चल रहा था। इसमें दोस्तों जो कर्नाटक के जो शासक थे, एक तो मैंने आपको जो बताया था वो अनवरुद्दीन था। जो पहला जो था दोस्तों अनवरुद्दीन था, और इसका जो संघर्ष चल रहा था, इसका जो युद्ध चल रहा था, एक यहाँ के करीबी लोगों का एक दमाद था जिसका नाम था चंदा साहेब। क्या नाम था? चंदा साहेब। इन दोनों में भी युद्ध यहाँ चल रहा था दोस्तों। तो अंग्रेज तो जान चुके थे कि अंग्रेज और फ्रांसीसी लोगों की शक्तियां यहाँ पर आपस में बढ़ रही थी, और दोस्तों ये आपस में झगड़ा भी करते रहते थे कि हमको ये क्षेत्र मिल जाए तो वहाँ पर व्यापार आराम से हो जाए। इस तरीके से दोस्तों जो अनवरुद्दीन जो था, ये जाकर मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, और चंदा साहब जाकर मिल जाता है ये फ्रांसीसी कंपनियों के साथ। तो यहाँ पर दोस्तों जब इनका युद्ध होता है तो इसमें भी फ्रांसीसियों की ही जीत होती है। किसकी जीत होती है? फ्रांसीसियों की यहाँ पर जीत होती है। और यह दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध था, यह समाप्त, इसका जब अंत हुआ था तो यह पांडिचेरी की संधि से अंत हुआ था, जो कि 1754 में हुई थी। दोस्तों जो पांडिचेरी की संधि 1754 से पहले जो डुप्ले था, इसको बुला लिया गया था। जो फ्रांस की जो सरकार गवर्नमेंट थी, उसने डुप्ले को फ्रांस में वापस बुला लिया था 1753 में। डुप्ले को जब वापस बुला लिया गया था, इसकी जगह पर एक फ्रांसीसी को भेजा था जिसका नाम था गॉर्डियो। गॉर्डियो को भेजा गया था। इसकी जगह डुप्ले की जगह गॉर्डियो को भेजा गया था, क्योंकि डुप्ले को बुलाने का एक कारण था, क्योंकि दोस्तों इतने सारे जब युद्ध हो गए थे तो यहाँ पर ये बहुत सारा डुप्ले रुपए खर्च कर रहा था। इसका खर्चा बहुत था। इसके आसपास के जो भी डुप्ले के आसपास के जो सेना में जो मेन लीडर थे, मेन जो सैनिक थे, उन लोगों की ये डुप्ले कुछ बात नहीं सुनता था। तो इन सैनिकों ने भी दोस्तों एक लेटर भेजकर फ्रांस सरकार को भेजा। तो ये भी एक कारण माना जाता था, इसलिए इसको डुप्ले को वापस बुला लिया गया। लेकिन दोस्तों फ्रांस सरकार समझ नहीं पा रही थी डुप्ले की रणनीतियों को। तो ये डुप्ले की जो रणनीतियां जो थी, वो एक ऊंचे शिखर की अपनी रणनीतियों को ले जा रहा था, और अच्छी तरीका से इसने सब युद्ध जीते। कोई भी युद्ध ये नहीं आ रहा था। जब दोस्तों पांडिचेरी की संधि हो जाती है और इसको 1753 में इसको बुला लिया जाता है, इसके बाद हम जब बात करते हैं, इसके बाद जो एक नेक्स्ट तीसरा कर्नाटक का युद्ध होता है, इस तीसरा जो कर्नाटक का युद्ध होता है वो 1758 से लेकर 1763 तक होता है, और इसी युद्ध को बोलते हैं सप्तवर्षीय युद्ध, जो कि 1756 से 63 तक कहते हैं इसको। और जब तीसरा कर्नाटक का युद्ध हुआ था, उसको पेरिस की संधि के साथ इसको समाप्त किया गया था।
इस तीसरे कर्नाटक युद्ध का जो अंत हुआ था वो पेरिस की संधि से हुआ था। और इसी के बीच में और दोस्तों इसी के टाइम 1757 में रॉबर्ट क्लाइव भी भारत में आया था। रॉबर्ट क्लाइव भी भारत में आया था। और तीसरे कर्नाटक युद्ध के बीच में ही दोस्तों एक बाड़ीवास का युद्ध होता है। बाड़ीवास का जो युद्ध हुआ था वो तमिलनाडु में हुआ था। बाड़ीवास के जो क्षेत्र पड़ता है तमिलनाडु में पड़ता है, जिसको 22 जनवरी 1760 माना गया है। 22 जनवरी 1760 में दोस्तों एक फ्रांसीसियों की तरफ से एक नेतृत्व कर रहा था जिसका नाम था काउंट डी लाली। तो एक फ्रांसीसी था। और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था आयर कोट, जो एक अंग्रेज था। और इस बांडीवास के युद्ध में दोस्तों फ्रांसीसी लोग असफल रहे इस युद्ध को जीतने में, और अंग्रेज जो थे वो सफल रहे। काउंट डी जो लाली था इसको 1758 में एक गवर्नर बनकर यहाँ भारत में भेजा गया था। यह गवर्नर के रूप में यह भारत में आया था। इसके बाद इस युद्ध के बाद बांडीवास के युद्ध के बाद 1760 में जो हुआ था, इस युद्ध के बाद दोस्तों फ्रांसीसियों का बिल्कुल अंत हो गया। फ्रांसीसियों का अंत होने की एक वजह ये थी दोस्तों 1753 में डुप्ले को फ्रांस में वापस बुलाने का एक मेन रीजन कारण बना। अगर ये 1753 में अगर डुप्ले को फ्रांस में नहीं बुलाते फ्रांसीसी गवर्नमेंट, तो जितना वर्ष अंग्रेजों ने यहाँ शासन किया भारत में उतने वर्ष फ्रांसीसी करते अंग्रेजों की जगह पर दोस्तों फ्रांस की गवर्नमेंट इसकी डुप्ले की रणनीतियों को समझ नहीं पाई। इसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों 1761 में जो हैदर अली था वो मैसूर का सुल्तान बना, और 1776 में इसने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। अब बात ये है हैदर अली की दोस्तों, तो हैदर अली के बारे में जानेंगे। इसका एक प्रथम आंगल मैसूर युद्ध हुआ था। इस मैसूर युद्ध के क्षेत्र को हम दोस्तों मैसूर के नाम से जानते थे। और यह जो हैदर अली जो था दोस्तों, ये जो मैसूर जो क्षेत्र बना, मैसूर क्षेत्र जब बना जब जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो गया था, इसके जो शासक कृष्णदेव राय थे और इनकी हत्या नंद राय कर देता है। तब से विजयनगर का पतन हो जाता है, और इसके बाद ये मैसूर जो बनता है, मैसूर की स्थापना हैदर अली करता है। और हैदर अली दोस्तों विजयनगर में एक सेनापति के रूप में रहा करता था। इसके बाद जब ये खुद हैदर अली मैसूर की स्थापना करता है, तब दोस्तों ये मैसूर का सुल्तान बना। और जब बात करते हैं इसने आंगल मैसूर युद्ध, इसका जो प्रथम युद्ध था वो आंगल मैसूर युद्ध था, जो कि 1767 से लेकर 1769 तक इसका युद्ध हुआ था, जिसका नेतृत्व खुद ये हैदर अली कर रहा था, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से बैरल कर रहा था। दोस्तों हैदर अली के जो 7 सहयोगी थे वो मराठे थे और निजाम थे। मराठे और निजाम का कहना था कि इस अंग्रेज की सहायता करने से बढ़िया है कि अपने देश का जो है उसकी सहायता की जाए। लेकिन जब ये हैदर अली इस प्रथम आंगल मैसूर युद्ध को जीत जाता है, और ये अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा होता है, जब इसकी हार होती है, तो दोस्तों इस युद्ध को समाप्त जब किया जाता है तो मद्रास की संधि से इसको किया जाता है। और मद्रास की जो संधि हुई थी 1769 में हुई थी। 1769 में मद्रास की संधि हुई थी। इसी संधि से दोस्तों प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। जब इसकी बात करते हैं कि जब मराठाओं और निजाम जो चाहते थे उसकी पूर्ति जब हैदर अली नहीं किया था, तो खुद मराठी मैसूर पर एक आक्रमण करते हैं, जो कि दोस्तों 1761 में खुद मराठों ने मैसूर पर आक्रमण किया। और 1773 में अंग्रेजों ने माई यानी कि जो कि फ्रांसीसियों के अधीन था, माई जो केरल का अभी पांडिचेरी का भाग कहा जाता है, माई, इसको अपने अधीन कर लिया अंग्रेजों ने।
और इसको कब्जे में ले लिया और यहीं पर त्रिपुट की संधि हुई। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि फ्रांसीसियों को 1760 में इनका एकदम अंत हो गया था। फिर भी कुछ जो केरल, ये तो कर्नाटक में इनका अंत हुआ था, फिर भी थोड़ा बहुत ये केरल की तरफ इनका फ्रांसीसियों का कुछ लोगों का कब्जा रहा। उसको ही अंग्रेजों ने पूरा संपूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। और यहाँ पर दोस्तों त्रिपुट संधि की थी अंग्रेजों ने। त्रिपुट संधि क्या थी दोस्तों? त्रिपुट संधि में दोस्तों इन्होंने खुद अंग्रेजों ने मराठाओं को और हैदराबाद के जो निजाम थे, निजामों को आपस में मिला लिया। इसके बाद जब मिला लिया दोस्तों, तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ जो इनका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था। यहाँ से आपको बता देता हूँ क्योंकि आज ही इस वीडियो में आप कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जब जब दोस्तों अंग्रेजों ने एक चालाकी की, इससे पहले आपको बता देता हूँ दोस्तों 1780 में हैदर अली कर्नाटक की राजधानी थी अरकाट पर कब्जा करता है। और यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो बेली कर रहा था। बेली को बुरी तरीके से यहाँ पर हराता है हैदर अली। जब यहाँ पर हरा देता है दोस्तों, यहाँ पर एक अंग्रेज यहाँ के बाद इसके बाद दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेजों ने चालकारी की और इनको अंग्रेजों ने क्या किया कि जो निजाम थे और मराठा थे उनको अपनी तरफ कर लिया, ताकि ये आपकी जो शक्तियां हैं आपको नहीं दे रहा है, इससे बढ़िया एक इनको अलग कर दिया और अपने साथ मिला लिया। जो मराठा हुआ करते थे और निजाम थे उनको अलग कर दिया। तो जब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो इसमें हैदर अली अकेला था और अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व कर रहा था वो आयरकूट कर रहा था। आयरकूट के साथ निजाम थे और दोस्तों मराठा थे। इस युद्ध में हैदर अली दोस्तों मारा। इस युद्ध में जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, इस युद्ध में दोस्तों एक युद्ध हुआ था। इस टाइम पर एक युद्ध हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध 1782 में। 1782 में एक युद्ध हुआ था पोर्टो नोवा का युद्ध। इस युद्ध में आपका ये हैदर अली मारा जाता है और इस युद्ध के बाद हैदर अली का जो पुत्र था टीपू सुल्तान, वो इसका युद्ध का चार्ज संभालता है। और ये खुद टीपू सुल्तान 1783 में एक साल अकेले लड़ा था। और फिर इस युद्ध के बाद जब एक साल तक लड़ा था तो दोस्तों इसने हार नहीं मानी थी। तो इस द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो अंत हुआ था वो 1784 में मैंगलोर की संधि से हुआ था। मैंगलोर की संधि हुई, इससे इस युद्ध का अंत हुआ था। फिर दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद तीसरा आता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जिसका दोस्तों इसका समय बता देता हूँ मैं आपको, शायद नहीं बताया हो। 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से लेकर 1784 तक था। और ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो आपका 1790 से लेके 1792 तक था। दोस्तों इस युद्ध में टीपू सुल्तान था, इसका जो मेन कारण था, इस पे दक्कन का जो क्षेत्र था इस पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए इधर से अंग्रेज आक्रमण कब्जा करने चाहते थे और इधर से ये टीपू सुल्तान कब्जा करना चाहता था। तो मेन जो लड़ाई जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये दक्कन को लेकर हुआ था। और इस युद्ध में दोस्तों निजाम और मराठाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। निजाम और मराठाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया और ये टीपू सुल्तान खुद अकेला हुआ था। पर यह जो युद्ध था, जब हम इस युद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो इसी युद्ध में एक डेट है 1791। इस टाइम पर एक अंग्रेजों की तरफ से गवर्नर बन के आया था जिसका नाम था कॉर्नवालिस।
दोस्तों कॉर्नवालिस के साथ ये तीनों निजाम और मराठा मिलकर एक टीपू सुल्तान जो जहाँ रहता था दोस्तों श्रीरंगपट्टनम में तो ये आक्रमण कर देते हैं। और यहाँ पर दोस्तों युद्ध होता है जो कि यहाँ पर टीपू सुल्तान असफल रहा, इसको सफलता नहीं मिली टीपू को, यहाँ पर सफल नहीं हो सका टीपू सुल्तान। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो मैसूर का जो क्षेत्र था उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया, और जिसमें से जो निजाम थे निजामों को दोस्तों कृष्णा नदी के आसपास का क्षेत्र दे दिया, और आपके मराठा जो थे इनको तुंगभद्रा के आसपास का क्षेत्र दे दिया था। इसके बाद दोस्तों चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 में। तो 1799 में जब ये युद्ध होता है तो इसके टाइम पर 1798 में एक अंग्रेज आता है जिसका नाम था बेलेजली को दोस्तों सहायक संधियों का जनक कहा जाता है। सहायक संधियां इसने बहुत सारी की थी। तो दोस्तों इसी युद्ध में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। टीपू सुल्तान दोस्तों इस युद्ध में मारा जाता है। और जो सेकंड युद्ध था, सेकंड युद्ध में दोस्तों सेकंड युद्ध जो था, सेकंड युद्ध में हैदर अली मारा गया था, और चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्दी से आएगी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।